नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हेतु 10 साल से पेपर में आ रहे प्रश्नों को और उनके उत्तर को देखेंगे। इसमें कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप इनको देख लेते हैं तो 100% टॉप करेंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। मतलब दो पदार्थ होते हैं, इसमें ऑक्सीकरण, दूसरे में अपचयन होता है और एक अभिक्रिया बन जाती है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से यह सुनिश्चित होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के उत्पाद में भी समान होती है। जैसे एक समीकरण दिया हुआ है 2H2 + O2 बराबर 2H2O। ये दो जल के अणु हो गए, चार हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के 2 जल के अणु बना दिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है तीसरा, बेकिंग सोडा और धोने के सोडे का सूत्र लिखिए और इनके कोई दो अंतर लिखिए। तो बेकिंग सोडा होता है दोस्तों NaSCO3 और धोने का सोडा होता है Na2CO3.10H2O। अंतर क्या है? उपयोग। बेकिंग सोडे का उपयोग खाने में किया जाता है, जबकि धोने वाले सोडे का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। क्षारीयता देख लीजिए, बेकिंग सोडा एक बहुत कम क्षारीय होता है, जबकि धोने वाला सोडा अधिक क्षारीय होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा दिया है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? एक उदाहरण देकर उदाहरण भी लिखिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो ऑक्साइड और क्षार दोनों के साथ, एसिड और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब एसिड और क्षार दोनों के साथ जो क्रिया करे वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए पांचवा प्रश्न दिया है, आयनिक यौगिक व सहसंयोजी यौगिक में उदाहरण सहित कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर है बंधन। आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजी बंध होता है। उदाहरण के लिए NaC में आयनिक बंध है और CH4 में सहसंयोजी बंध है। गुणधर्म देख लीजिए, आयनिक यौगिक एक उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक कम गलनांक और कम क्वथनांक वाले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वीं की ओर चलते हैं। 6वां दिया हुआ है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो समजातीय श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें कार्बनिक यौगिकों के सदस्यों में समान कार्यात्मक समूह होते हैं। मतलब जिनके गुणधर्म समान हों, जैसे कि मीथेन में कार्बन है, एथेन में भी कार्बन है और प्रोपेन में भी कार्बन है। चलिए 7वां प्रश्न दिया है, जलीय जीवों व स्थलीय जीवों की श्वसन क्रिया में कोई दो अंतर लिखिए। मतलब सांस लेने की क्रियाओं में दो अंतर लिखिए। तो पहला होता है ऑक्सीजन स्रोत। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायुमंडल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन अंग, जलीय जीवों में गलफड़े होते हैं, जबकि स्थलीय जीवों में फेफड़े होते हैं दोस्तों। चलिए 8वां प्रश्न दिया हुआ है, हमारे शरीर में शुद्ध व अशुद्ध रक्त का वहन किन नालिकाओं द्वारा होता है तथा इनमें रक्त वहन की दिशा भी लिखिए। तो शुद्ध रक्त का वहन धमनियों द्वारा होता है, जबकि अशुद्ध रक्त का वहन सिराओं द्वारा होता है। हृदय से शुद्ध रक्त धमनियों में पंप किया जाता है और अशुद्ध रक्त सिराओं द्वारा हृदय में वापस आता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको इस तरीके से बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए 10वां प्रश्न चलते हैं। 10वां प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु की क्या भूमिका होती है?
तो प्रतिवर्ती क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह तंत्रिका आवेगों को संचरित करने और प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। चलिए 11वां प्रश्न दिया हुआ है, आप अपने घर में गुलाब के नए पौधों को उगाने के लिए जनन की किस विधि का उपयोग करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो गुलाब के नए पौधों को उगाने के लिए मैं कटी हुई टहनी से जनन की विधि का उपयोग करूंगा। इस विधि में गुलाब की एक स्वस्थ टहनी को काटकर मिट्टी में लगाया जाता है, जिसमें एक नया पौधा उगता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वें की ओर चलते हैं। 12वां दिया हुआ है, परागण की क्रिया निषेचन की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। तो परागण पौधों में परागणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, जबकि निषेचन परागकणों के निषेचन की प्रक्रिया जिसमें बीज बनते हैं। चलिए 13वां सवाल देख लेते हैं। मानव में होने वाली संतान नर होगी या मादा, इसे निर्धारित करने वाले आरेख को बनाइए। तो मानव में लिंग निर्धारण के लिए एक आरेख बनाया जाता है, जिसमें XX और XY गुणसूत्र के संयोजन को दर्शाता है। मादा में XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में XY गुणसूत्र होते हैं। जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो संतान मादा XX होती है, जबकि नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो संतान नर XY होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, उदाहरण की सहायता से लिखिए। तो आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतान में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए आँखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई आनुवांशिक लक्षण हो सकती है। चलिए 15वां प्रश्न दिया है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी है 32, तो 32 बटे 2, तो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां दिया हुआ है, अवतल लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो अवतल लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यह ऋणात्मक होती है। कैसी होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। 17वां प्रश्न दिया है, नेत्र लेंस की उस क्षमता को लिखिए जिसके कारण यह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। तो नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता के कारण यह अपनी फोकस दूरी को बदलकर विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18वां जो दिया है उसको भी देख लेते हैं। 18वां दिया है, प्रकाश के प्रकीर्णन को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन तब होता है जब प्रकाश के कण किसी माध्यम में उपस्थित कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए वायुमंडल में उपस्थित धूल और गैस के कण सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए 19वां प्रश्न दिया हुआ है, आपके घर में विद्युत उपलब्ध कराने वाले विद्युत तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो विद्युत तार का प्रतिरोध तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे ए बोलते हैं, तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां दिया हुआ है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। तो 2 ओम 6 ओम के प्रतिरोधकों को समानांतर में जोड़कर और फिर 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर कुल 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों प्रतिरोध के लिए आप सूत्र देख लीजिएगा, मैं प्रश्न उसका बता दिया। चलिए प्रश्न क्रमांक 21वां दिया हुआ है, पर्यावरण में सभी जीव एक दूसरे से परस्पर संबंध क्यों रखते हैं। तो पर्यावरण में सभी जीव एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं क्योंकि वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उनके बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। चलिए 22वां प्रश्न दिया है, कचरा प्रबंधन प्रणाली में जैव निम्नीकरण
व अजैव निम्नीकरण शब्द की व्याख्या कीजिए। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं और अन्य जीवों द्वारा तोड़े जा सकते हैं, जैसे कि भोजन के अवशेष और भोजन के भाग। अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं और अन्य जीवों द्वारा तोड़े नहीं जा सकते, जैसे कि प्लास्टिक और धातु। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया है, ऋतुस्राव क्या है, यह केवल मादा में ही क्यों होता है। तो ऋतुस्राव एक प्राकृतिक चीज है जिसमें मादा के गर्भाशय की परत टूटकर रक्त के साथ बाहर निकलती है। यह केवल मादा में ही होता है क्योंकि मादा के शरीर में गर्भाशय होता है जो गर्भावस्था के लिए तैयार होता है, और यदि गर्भधारण नहीं होता तो यह परत टूट जाती है। चलिए 24वां दिया है, ऐसे यौगिक का नाम व सूत्र लिखिए जिसमें क्रिस्टलीकरण के जल के 2 अणु हों। तो जिप्सन में देखिए दोस्तों 2 अणु इसमें होते हैं। चलिए एक्वारेजिया क्या है। तो एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। साइक्लोहेक्सोन का सूत्र क्या होता है। तो C6H12। हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो हीमोग्लोबिन। मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो रेटिना पर होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।